अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर ऑनलाइन सेशन। बेटा आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन, उसके कुछ जनरल फार्मूलाज को डिस्कस करने के बाद 6.1 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा इन क्वेश्चंस को आपने पूरी तवज्जो के साथ समझना है। समझने के साथ साथ आपने इनको बेटा रजिस्टर पे भी लाजमी लिखना है। इसके नोट्स जो है वो आप लोगों ने लाजमी बनाने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है बेटा, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। इस डेफिनेशन में लास्ट पे ये जो कुछ हिस्सा है ना, इस हिस्से को मैं बेटा यहां पे बोल्ड कर रहा हूं, मतलब इसको मैं यहां पे करली ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूं। लिखा क्या हुआ है? डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म। बेटा जो लिखा हुआ ना डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, इसकी जगह पे हमने बोलना है कॉमन डिफरेंस। मतलब डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो मतलब है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। मतलब जहां पे ये लाइन आएगी, जहां पे ये वर्डिंग आएगी, ये सारी लाइन, ये सारे वर्ड्स बोलने की बजाय हमने इसकी जगह पे क्या बोल रहे हैं? कॉमन डिफरेंस। देखिए स्टेटमेंट क्या बन जाएगी अब, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम। कि एक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है अगर उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम। कि एक सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी अगर उस पूरी सीक्वेंस के अंदर जो है हम कहीं पे भी कॉमन डिफरेंस को अप्लाई करवाएं, वो कॉमन डिफरेंस हमें क्या वैल्यू दे बेटा? सेम वैल्यू दे। एक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है अगर उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो बेटा? सेम। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर एक ही बात समझने वाली है, एक ही कंसेप्ट समझने वाला है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा। कॉमन डिफरेंस को समझने के लिए मैं यहां पे ना एक सीक्वेंस लिख रहा हूं। मतलब यहां पे मैंने एक सीक्वेंस लिख ली है 5, 10, 15, 20 और 25। ये एक सीक्वेंस है क्योंकि एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रही है। ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी टर्म है। हम यहां से इस सीक्वेंस से कॉमन डिफरेंस को समझने जा रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा? अगर दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। या तीसरी में से दूसरी को माइनस कर दें, या चौथी में से तीसरी टर्म को माइनस कर दें, या बेटा लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म को माइनस करें, तो भी जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। एक सीक्वेंस में से कॉमन डिफरेंस निकालना हो ना, अगली बड़ी वैल्यू में से उससे पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है बेटा? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? एक सीक्वेंस कब अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी? एक सीक्वेंस तब अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी जब उस पूरी सीक्वेंस में हम कॉमन डिफरेंस अप्लाई करवाएं। कॉमन डिफरेंस हमें हर जगह पे क्या आंसर दे? सेम आंसर दे। एक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है अगर उसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? सेम। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को देख लें आप। सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड या फिफ्थ में से फोर को माइनस करें, हर जगह पे आंसर क्या आ जाएगा? सेम। मतलब हर जगह पे कॉमन डिफरेंस हमें सेम वैल्यू देगा। ये सीक्वेंस तो थी क्योंकि अब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस भी सेम है। ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगी किसकी बेटा? अरिथमेटिक सीक्वेंस की। सीक्वेंस है, अब कॉमन डिफरेंस भी सेम है। अब इसको हम सीक्वेंस का एक स्पेशल नाम दे देंगे। वो स्पेशल नाम क्या बेटा? अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अब इसके यहाँ पे कुछ जनरल फार्मूलाज हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के जनरल फार्मूलाज क्या होते हैं। बेटा यहाँ पे ये मैंने ग्रीन से ना एक फार्मूला लिखा हुआ है। पहला फार्मूला है an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1d। इस फार्मूले को बेटा आपने अच्छे से याद करना है। ये फार्मूला जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन में हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ये इस फार्मूले की ड्राइव फॉर्म है, मुकम्मल फॉर्म है। इसको आपने अच्छे से याद करना है। क्या फॉर्म है? an इक्वल है a1 प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। बेटा अगर इस फार्मूले के अंदर, इस रिजल्ट के अंदर मैं n की जगह पे 2 पुट करूं ना, इस फार्मूले में अगर n की जगह पे 2 पुट करें तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। अगर इस फार्मूले में n की जगह पे 3 पुट करें तो ये रिजल्ट मिलेगा। अगर इस फार्मूले में n की जगह पे 4 पुट करें तो ये फार्मूला बनेगा। अगर इस फार्मूले में n की जगह पे 20 पुट करें तो ये फार्मूला मिलेगा हमें। अगर इस रिजल्ट में n की जगह पे 100 पुट करें तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है,
मतलब नीचे जो मैंने ब्लैक से फॉर्मूलाज लिखे हैं वो इस ग्रीन फॉर्मूले से ड्राइव हो रहे हैं, वो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस से ड्राइव हो रहे हैं। यहां पे जो अब an लिखा है ना, an है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। a2 क्या है बेटा? सेकंड टर्म। किसकी सेकंड टर्म? अब ये अकेली सेकंड टर्म नहीं है, ये सेकंड टर्म है किसकी? अरिथमेटिक सीक्वेंस की। a3 ये जो है हमारे पास थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, फोर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये 20वीं टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, ये 100th मतलब ये 100वीं टर्म है किसकी बेटा? अरिथमेटिक सीक्वेंस की। इन फार्मूलाज को आप गौर से देखें, इन फार्मूलाज को जरा गौर से देखें, चाहे an का फार्मूला है, चाहे a2 है, चाहे a4 है, चाहे a100 है, हर फार्मूले के अंदर जो है क्या आ रहा है? a1 सब में आ रहा है। मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस की जिस मर्जी टर्म का फार्मूला लिखें, चाहे वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की छोटी से छोटी टर्म है, चाहे बड़ी सी बड़ी टर्म है, हर एक के अंदर क्या आ रहा है? a1 आ रहा है। अगर कहीं पे डिफरेंस आ रहा है ना तो d के साथ जो कांस्टेंट, d का जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट आ रहा है। मतलब a1 सब में है, डिफरेंट टर्म का फार्मूला है, a1 सब में आ रहा है। अगर फर्क आ रहा है ना, d का जो कोफिशिएंट है वो चेंज आ रहा है। ये कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं देखें जरा। अगर बेटा a के साथ 2 है ना तो d के साथ क्या आएगा? 1। मतलब a के साथ जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा ना उससे कम करके d के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। a के साथ 2 है तो d के साथ 1 आएगा, a के साथ 3 है, 3 से कम करेंगे आएगा 2, d के साथ 2 आ जाएगा, a के साथ 20 है तो d के साथ क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा, a के साथ 100 है, d के साथ क्या आ जाएगा? 100 से कम कर दें क्या आ जाएगा? 99। ठीक है, तो आप जो है इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस के किसी भी टर्म के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं a500 मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस की 500वीं टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a1 ने तो आना ही आना है, यहां पे 500 लिखा है, 500 से कम कर दें क्या हो जाएगा? 499d। यहां पे a के साथ जो कांस्टेंट है, यहां पे जो कांस्टेंट है d के साथ, उस कांस्टेंट से एक नंबर कम करके d के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये है हमारे पास जनरल फॉर्मूलाज किसके बेटा? अरिथमेटिक सीक्वेंस के। इन फॉर्म्स को आपने अच्छे से याद करने हैं। ये सारी की सारी फॉर्म इस जनरल फॉर्म मतलब nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस से जो है वो ड्राइव हो रही है। ठीक है, इन रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे एक और बहुत अहम कंसेप्ट है, एक और बहुत अहम बात है, वो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस के अंदर बेटा उस रिजल्ट का, उस कंसेप्ट का हमने इस्तेमाल करना है। वो क्या है? गौर से सुनिएगा जरा बेटा। जब भी हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की 20वीं टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाए, 30वीं टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाए, उसकी 50वीं टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाए, या हमें उसकी पहली 4 या 5 टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाए, बेटा अरिथमेटिक सीक्वेंस की किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए ना, हम बड़ी आसानी के साथ अरिथमेटिक सीक्वेंस की किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। शर्त है हमारे पास 2 नंबरों की वैल्यू होनी चाहिए। हमारे पास बेटा a1 की वैल्यू होनी चाहिए और d की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं फार्मूलाज को आप गौर से देख लें। डिफरेंट टर्म्स हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की, हर एक टर्म के फार्मूले में a1d 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 आ रहा है, d का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कोई मसला नहीं है। हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। शर्त है हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए। कौन कौन? एक a1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए बेटा? d। तो हम बड़ी आसानी के साथ किसी भी टर्म की वैल्यू को जो है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 की तरफ। 6.1 का पहला क्वेश्चन है, लिखा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। मतलब हमें क्वेश्चन 1 में डिफरेंट पार्ट्स दे दिए गए हैं, डिफरेंट पार्ट में हमें डिफरेंट टाइप का जो है वो डाटा दिया जा रहा है और हमसे पूछा क्या जा रहा है? अरिथमेटिक सीक्वेंस की बेटा पहली 4 टर्म। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म पूछी जाए या उसकी किसी भी टर्म की वैल्यू हमसे पूछ ली जाए, जब तक हमारे पास 2 नंबर ही ना आ जाते a1 और d, हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की किसी भी टर्म की वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, हमने यहाँ पे अब पहली 4 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। शर्त है हमारे पास 2 नंबर आने चाहिए। कौन? a1 और d। तो इसका पहला पार्ट देखें, पहली 4 टर्म हमने फाइंड करनी है। पहले पार्ट में कह दिया गया है, फर्स्ट पार्ट a1 इक्वल है 5 एंड अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की बेटा अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। हमें पहली टर्म दे दी गई है और हमें देखे ना एक सीक्वेंस है, जब वो सीक्वेंस चलेगी तो रास्ते में बहुत सारी टर्म्स आएंगी।
जब अरिथमेटिक सीक्वेंस चलेगी तो उसके रस्ते में ये 3 टर्म्स आ जाएंगी, ये तीनों इकट्ठी आएंगी कंसेक्यूटिव टर्म्स। मतलब उन्होंने पार्ट 1 में हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म दे दी है और हमें मजीद अरिथमेटिक सीक्वेंस की 3 टर्म्स दे दी हैं। इन टर्म्स की कौन सी पोजीशन है, ये कौन से नंबर में आ रही है, हमें नहीं पता, ना हमने ये मालूम करना है, ना हमारा ये कंसर्न है। ठीक है, हमारा कंसर्न यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म मालूम करना। हमें दे क्या दिया गया है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म और उसकी 3 टर्म। मकसद क्या है, पहली 4 टर्म फाइंड करना। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में बेटा, जब सोल्यूशन का आगाज करना है हमने तो लिखना है a1 इक्वल है 5। पहली 4 टर्म मालूम करनी है, हमें 2 नंबर चाहिए a1 और d। सॉल्यूशन शुरू किया, a1 किसके इक्वल है बेटा 5 के। अब ये तीनों टर्म जो हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म है। हमने अब क्या निकालना बेटा d, और d निकालने का मेथड अभी यहाँ पे मैंने आपको समझाया। d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दें माइनस, 26 में से 23 को माइनस कर दें या 29 में से 26 को माइनस कर दें, जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी बेटा, कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू कहलाएगी। तो a1 है 5, d निकालने के लिए मैंने सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दिया बेटा माइनस, 26 में से 23 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, d की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। a1 है 5, d की वैल्यू क्या आ गई 3, a1 और d आ चुका है। जब हमारे पास a1 और d आ जाएगा ना, हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो सी मर्जी टर्म हमें कह दिया जाए, हम बड़ी आसानी के साथ उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बट यहाँ पे अब हमारा कंसर्न क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म फाइंड करना। उसके लिए मैंने बेटा a2 का फॉर्मूला लिख लिया। इन फार्मूलाज के मुताबिक a2 किसके इक्वल है, a2 इक्वल है a1 प्लस 1d। a2 वैसे आ जाएगा, a1 की जगह पे a1 की वैल्यू पुट कर दी, 1 वैसे ही d की जगह पे d की जो वैल्यू उसको पुट कर दिया, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 में 5 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 8। हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई है, क्या हमारे पास है वो बेटा 8। अब हमने इन फार्मूलाज के मुताबिक थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लिखा, a3 इक्वल है a1 प्लस 2d। a1 की जगह पे जो है उसकी वैल्यू 5, 2 वैसे d की जगह पे d की वैल्यू 3, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 में 5 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 11। उसके बाद इन फार्मूलाज के मुताबिक अरिथमेटिक सीक्वेंस की 4 टर्म का फॉर्मूला लिखा जो कि इक्वल है a4 इक्वल है a1 प्लस 3d। a4 वैसे a1 की जगह पे 5, 3 वैसे d की जगह पे 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 14। उसकी फर्स्ट टर्म दी गई थी, उससे नेक्स्ट आने वाली 3 टर्म हमने बेटा फाइंड कर ली है। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस 5, 8, 11 एंड 14 आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस। कि हमें जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली और उसकी नेक्स्ट आने वाली 3 टर्म दी गई थी, उनका इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस की बेटा पहली 4 टर्म को मालूम कर लिया। ये है हमारे पास क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, ये रहा बेटा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें a5 मतलब 5th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस दे दी गई है, कितनी है बेटा 17। और हमें 9 टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस दे दी गई है, वो कितनी है बेटा 37। कंसर्न वही है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म फाइंड करनी है। और हमें अब जो डाटा यहाँ पे दिया जा रहा है, डाटा हमें डिफरेंट टाइप का दे दिया गया है। हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की 5वीं और 9वीं टर्म दे दी गई है और हमसे पहली 4 टर्म उसकी पूछ ली गई है। देखें वही है बात कि हमने इन दोनों वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से a1 और d की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमें a1 और d मिलेगा, हम उसकी पहली 4 टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मतलब ये जो हमें 2 वैल्यूज दी गई है ना, इनकी मदद से हमने निकालना है a1 और d। देखें a5 इक्वल है 17। जब सॉल्यूशन का आगाज करेंगे बेटा a5 की जगह पे इन फार्मूलाज के मुताबिक a5 किसके इक्वल होगा, a1 प्लस 4d 17 आ जाएगा। वैसे ही इसको कह देना हमने इक्वेशन नंबर 1। अब a9 इन फार्मूलाज के मुताबिक a9 क्या होगा, a1 प्लस ad इक्वल है किसके 37। इसको हमने क्या कह दिया बेटा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन से हमने निकालना क्या बेटा a1 और d। a1 और d मिलेगा, पहली 4 टर्म के फॉर्मूले लिखेंगे, उनमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमें पहली 4 टर्म मिल जाएंगी। अब ये हमारे पास जो 2 इक्वेशन है बेटा, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है
अगर किसी इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल या किसी इक्वेशन में आने वाले कॉन्स्टेंट की पावर 1 है ना बेटा, तो उस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, मतलब इनका एक सेट बन गया, तो इनको क्या कहेंगे हम, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 और 2 जो हमारे पास है ना, ये सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है बेटा। हम इनको जो है वो कॉन्सोनेंट या वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इनको बेटा हम जो है कंपेयरिंग कोफिशिएंट के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम इनको क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, हम इनको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से भी बेटा सॉल्व कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा फेमस जो आसान मेथड है वो बेटा कंपेयरिंग कोफिशिएंट का होता है। जब भी हमने जो कह लें कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमारी कोशिश होती है हम उनको कंपेयरिंग कोफिशिएंट से कर लें, क्योंकि कंपेयरिंग कोफिशिएंट से उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उनमें मौजूद वेरिएबल और कांस्टेंट की वैल्यू निकालना हमारे लिए क्या होती है बेटा, आसान। यहां पे भी हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट का तरीकाकार यूज करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट में हमने करना क्या होता है कि उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल जो कांस्टेंट दिए होते हैं ना, हमने उनके अददी सरों को, उनके कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हमने बराबर करना होता है। कोफिशिएंट को बराबर करने के साथ हमने उनके साइंस को अपोजिट करके उनको ऐड करवाना होता है। फिर एक उनमें से कांस्टेंट या वेरिएबल कट जाता है, सेकंड जो होता है उसकी वैल्यू बच जाती है। देखें कैसे, यहां पे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। a1 के साथ यहां पे देखें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 के साथ यहां पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहां पे जो कांस्टेंट है ना हमारे पास a1, उसका कांस्टेंट a1 जो कांस्टेंट है उसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम है बेटा, मतलब इसका और इसका अद्दी सर सेम है, ठीक है, बट इनके साइन जो है वो सेम है। इनके साथ जो यहाँ पे कांस्टेंट ज़रब हो रहा है वो कांस्टेंट सेम है, इनके साइन भी सेम है, हमें चाहिए इनके अपोजिट साइन, इसलिए यहाँ पे लिख लिया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कि इक्वेशन 1 में से हमने इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसका भी कांस्टेंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ साइन चेंज करना है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया माइनस। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, ये लिख ली बेटा इक्वेशन 1 और ये लिख ली इक्वेशन 2। चूंकि इक्वेशन 2 माइनस हो रही है, इसलिए इक्वेशन 2 जब हमने लिखनी है ना, उसके साथ जो साइन है उनको हमने चेंज कर देना है, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है, माइनस जो है वो साइन को चेंज करता है, इसलिए ये जब रकम हमने यहां पे लिखी सेकंड इक्वेशन, a1 के साथ प्लस था वो क्या हो गया बेटा माइनस, d के साथ प्लस 8 था वो क्या हो गया माइनस, यहाँ पे 37 के साथ प्लस था वो क्या हो गया बेटा माइनस, ये प्लस का a1 जो है माइनस के a1 से क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, प्लस के 4d में माइनस का 4d ऐड करें तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 4d, प्लस का 17 माइनस का 37 हमें क्या वैल्यू देगा माइनस का 20, d के साथ माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, माइनस 20 के ऊपर में आ जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस से कट गया, 420 को किससे कैंसिल करेगा बेटा 5 के साथ। तो हमने इन दोनों इक्वेशन पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट का तरीकाकार यूज किया, a1 कट गया, d की क्या वैल्यू आ गई बेटा 5। अब d की जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, d की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। d की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, हमें किसका आंसर मिलेगा बेटा a1 का। हम यहां पे पुट करेंगे, पुट d इक्वल 5 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में जहां जहां पे d है वहां पे 5 आ जाएगा, बाकी a1 कांस्टेंट प्लस माइनस कहीं तब्दीली नहीं आनी, सिर्फ d की जगह पे 5 आएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 बिकम्स, a1 वैसे ही आ गया, 4 वैसे ही, d की जगह पे बेटा आ जाएगा 5, 17 वैसे ही, 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ 20, प्लस का 20 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 17 में से 20 को माइनस करें क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 3। हमारे पास अब d की वैल्यू भी आ चुकी है बेटा और a1 की वैल्यू भी आ चुकी है। जब हमारे पास d और a1 की वैल्यू आ जाए, फिर हम इस अहल हैं, इस काबिल हैं कि हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बट यहां पे हमें क्या कहा गया है, पहली 4 टर्म मालूम करना, पहली टर्म तो मालूम होगी, अब दूसरी तीसरी और चौथी टर्म फाइंड करनी है। इस कंसेप्ट के मुताबिक अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म का जो फार्मूला होता है बेटा उसको लिख लिया, a2 वैसे ही, a1 की उसकी जो वैल्यू निकाली उसको पुट कर लिया, 1 वैसे ही, d की जगह पे क्या आ जाएगा 5, 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5, 5 में से 3 माइनस करें 2, अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म की क्या वैल्यू आ गई बेटा 2।
अब ये इस रिजल्ट के मुताबिक थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस का ये फार्मूला है, इसमें a1 और d की वैल्यू पुट करेंगे, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, 10 में से 3 माइनस कर दें क्या आ जाएगा 7, a4 का फार्मूला लिख लिया, a1 की जगह पे -3, d की जगह पे 5, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 8, 8 में से 3 माइनस कर दें 5, 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, 15 में से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा बेटा 12। हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की 5वीं और 9वीं टर्म दी गई थी बेटा, हमने उसकी पहली 4 टर्म को मालूम कर लिया, हेंस -3, 2, 5 एंड 12 आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, ये रहा बेटा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत बार जो है वो एनुअल पेपर में पूछा जा चुका है, इसको आपने अच्छे से समझना है। देखें जरा गौर से, क्वेश्चन 2 में लिखा गया है इफ an-3 इक्वल है टू n-5 फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। मतलब हमें एक सीक्वेंस का ये वाला रिजल्ट दे दिया गया है और हमें उस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है। सीक्वेंस की nth टर्म क्या होती है बेटा an, मतलब यहां पे हमें an जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। हमने करना क्या है, सॉल्यूशन में जो हमें रिजल्ट दिया गया है उसको एज इट वैसे लिख लेना है। उस रिजल्ट को बेटा हमने वैसे ही लिख लिया जैसे हमें दिया गया है। इस रिजल्ट के अंदर हमने सिर्फ n की जगह पे n+3 पुट करना है। जब हम इस रिजल्ट में n की जगह पे n+3 पुट करेंगे तो हमें बेटा nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। देखें कैसे, ये हमने रिजल्ट लिखा पुट n इक्वल है n+3, a वैसे ही आएगा, n की जगह पे आ गया n+3, -3 वैसे ही, इक्वल वैसे ही, 2 वैसे ही, n की जगह पे n+3 -5। मतलब इस रिजल्ट में, इस गिवन रिजल्ट में हमने n की जगह पे क्या लिखना बेटा n+3, वो हमने पुट कर दिया। अब यहां पे देखें प्लस का 3 माइनस के 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या बचेगा an 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाएं, 2 n से मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, -5 पे कोई तब्दीली नहीं। ये अब हमारे पास क्या बच गया बेटा an का मतलब क्या है nth टर्म, और हमें nth टर्म ही फाइंड करने के लिए कहा गया है। an इक्वल किसके आ गया बेटा 2n + 6 -5, an वैसे ही आ जाएगा 2n वैसे ही, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1। nth टर्म की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा 2n + 1। ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या कि सर यहाँ पे गिवन रिजल्ट में n की जगह पे n+3 को क्यों पुट किया, ये क्वेश्चन राइज होता है। इसका आंसर देखें क्या बेटा, अगर यहाँ पे लिखा होता ना n+4 तो हम यहाँ पे पुट करते हैं n की जगह पे n+4। अगर यहाँ पे लिखा होता n-10 तो हम n की जगह पे पुट करते n+10, क्योंकि हमने यहाँ पे जो n के साथ पढ़ा है ना वैल्यू, जो -3 पढ़ा है, हमें उसको कैंसिल करना है। n की जगह पे n+3 लिखेंगे तो वो कैंसिल होगा ना, इसलिए हमने इसमें n की जगह पे क्या लिख दिया n+3। अगर n की जगह पे कोई और कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे -3 जो लिखा है इसकी जगह पे -20 होता तो फिर हम n की जगह पे क्या पुट करते थे n+20, और हमें जो है सीक्वेंस की nth टर्म का पता चल जाता। ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।